हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे पीआरसी यूट्यूब चैनल एम पॉली पर। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने आपका पढ़ा था बायो जियोकेमिकल साइकिल के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर रहा था, बहुत मजे के साथ हमने उस लेक्चर को कंप्लीट किया था आपका, यानी जैव भू रसायन चक्र आपके कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले हमने आपका पढ़ा था जैव भू रसायन चक्र क्या होता है और मैंने उसके आपको टाइप्स पढ़ाए थे। तो आपके मेनली मैंने आपके 4 टाइप्स पढ़ाए थे, बहुत बढ़िया तरीके से हमने उसको पढ़ा था। और आज का जो लेक्चर रहने वाला है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये एक ऐसा लेक्चर है बच्चों, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है लेकिन इसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, काफी टीचर्स इसको पढ़ाते हैं। लेकिन आज हम इसको समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही हल्के शब्दों में इसको समझ लेंगे, ठीक है, या मैं कहूँ आसान शब्दों में, ठीक है। तो आज का लेक्चर बेसिकली आपका रहने वाला है प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्शन के बारे में, यानी प्राथमिक एवं द्वितीयक उत्पादन किसे कहा जाता है। साथ ही में आपका इसमें एक और चीज हम एड ऑन कर रहे हैं, इसमें एक और चीज हम आपका पढ़ेंगे, यानी आपका रेगुलेशन पढ़ने वाले हैं हम। इकोसिस्टम का रेगुलेशन किस तरीके से होता है, यानी पारिस्थितिक तंत्र का जो आपका संचालन होता है वो कैसे होता है, वो भी हम इसमें आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे। लेकिन उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। और सभी बच्चे एमपॉली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। आपके अदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स हमारी एमपॉली एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आप जाइए, विजिट कीजिए, डाउनलोड कीजिए, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। आज का लेक्चर रहने वाला है जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका प्राइमरी प्रोडक्शन के बारे में। प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्शन दोनों ही पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट आपको हम पढ़ेंगे प्राइमरी प्रोडक्शन, यानी प्राथमिक उत्पादन किसे कहा जाता है। तो उत्पादन को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उत्पादक क्या होता है, प्रोड्यूसर किसे कहा जाता है। जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर कहलाते हैं, या मैं कहूं उत्पादक कहलाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, आपका उत्पादक कहा जाता है। और वो कौन सी चीजें हैं हमारे एनवायरनमेंट में, वो क्या चीज है जो सूरज के प्रकाश से अपना भोजन बनाती है। उसमें आपके बच्चों आ जाते हैं पेड़ पौधे। तो बेसिकली यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है आपकी प्राइमरी प्रोडक्शन की। तो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू ऑर्गेनिक मैटर बाय द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स थ्रू फोटोसिंथेसिस और केमिकल सिंथेसिस रिएक्शन इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्शन। इट मींस, हिंदी में अगर हम बात करें, प्राथमिक उत्पादकों द्वारा प्रकाश संश्लेषण अथवा रासायनिक संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश को जैविक पदार्थ के रूप में बदलने को प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। यहां पर आपका एक फॉर्मूला भी दिया गया है, इसको पूरा एक साथ हम कवर अप कर लेते हैं। शुद्ध प्राथमिक उत्पादन बराबर कुल प्राथमिक उत्पादन माइनस श्वसन ऊर्जा। तो अब हम इसको समझते हैं आसान शब्दों में। ये आपकी डेफिनेशन वाली भाषा हो गई कि जो हमारी डेफिनेशन कह रही है। डेफिनेशन हमारी क्या कह रही है भैया, हमारी डेफिनेशन कह रही है प्राथमिक उत्पादकों के द्वारा प्रकाश का संश्लेषण होगा, यानी फोटोसिंथेसिस होगा। बिल्कुल, जैसे कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक बगीचा है, उसमें आपके बहुत सारे पेड़ पौधे खड़े हुए हैं। अब जो वो पेड़ पौधे हैं वो हमारे क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है। भाई उत्पादक कहलाएंगे तो हमारे प्राथमिक उत्पादक है वो। तो प्राथमिक उत्पादकों के द्वारा क्या होगा, आपका फोटोसिंथेसिस होगा, यानी प्रकाश संश्लेषण होगा। तो वो पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाते हैं। और किस फॉर्म में बनाते हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में बनाते हैं। तो इस तरीके से पौधों ने क्या किया, सूर्य का प्रकाश लिया और फोटोसिंथेसिस की क्रिया की और अपना भोजन बनाया। उससे पौधे क्या करते हैं, अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, श्वसन करते हैं। साथ ही अन्य जीव जो हैं आपके, जो अदर जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो उनसे क्या है, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि आपके आपके कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, हमारे जानवर हो सकते हैं, और मनुष्य भी इसमें आपका हो सकता है। तो अब क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी, रासायनिक संश्लेषण की अभिक्रिया होगी, यानी खाना किससे बनेगा, आपका ग्लूकोज बनेगा, उसे केमिकल रिएक्शन कहा जाएगा। केमिकल रिएक्शन होगी, सूर्य का प्रकाश जैविक पदार्थों के रूप में बदल जाएगा। बिल्कुल, पत्तियां भी आएंगी पेड़ के ऊपर, फल भी आएंगे, ठीक है। तो वो क्या होंगे, हमारे जैविक पदार्थ होंगे। तो इसे ही क्या कहा जाता है, ये जो सारा प्रोसीजर होता है इसे ही कहते हैं हम आपका प्राइमरी प्रोडक्शन। इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। अब जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या कह रहा है हमारा, फॉर्मूला हमारा कह रहा है शुद्ध प्राथमिक उत्पादन। क्या है आपका, शुद्ध प्राथमिक उत्पादन बराबर होता है किसके, शुद्ध प्राथमिक उत्पादन बराबर होते हैं किसके, कुल प्राथमिक उत्पादन, कुल प्राथमिक उत्पादन, कुल प्राथमिक उत्पादन माइनस आपका श्वसन ऊर्जा। क्या होगा हमारा, श्वसन ऊर्जा, श्वसन ऊर्जा के। यानी इट मींस, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए जो हमारा पौधा था, जो बगीचे में हमारे पेड़ पौधे खड़े हुए थे, उन्होंने 100 यूनिट क्या बनाई, आपकी एनर्जी बनाई, ठीक है। कितनी बनाई टोटल, कुल प्राथमिक उत्पादन कितना हुआ उनका, 100 यूनिट ऊर्जा बनाता है। कितने यूनिट आपका,
100 यूनिट ऊर्जा बनाई हमारे पौधे ने, और श्वसन में उसने 40% क्या की, हमारी श्वसन ऊर्जा उसने यूज कर ली। 40% ऊर्जा उसने यूज कर ली किसमें, आपकी 40 यूनिट किसमें यूज कर ली उसने, हमारी श्वसन में यूज कर ली। भाई टोटल 100 यूनिट उसने कुल प्राथमिक उत्पादन कितना किया, जो प्रकाश संश्लेषण किया उसने फोटोसिंथेसिस में, उसमें उसने 100 यूनिट ऊर्जा बनाई और 40 उसने श्वसन में खर्च कर दी। इट मींस कितने यूनिट बची बाकी, तो 100 में से आपका 40 गया, कितना बचा हमारा 60 यूनिट। तो ये जो 60 यूनिट ऊर्जा बची है आपकी, जो 60 यूनिट ऊर्जा हमारी यहां पर बची है, यही क्या कहलाएगा आपका, यही कहलाएगा आपका शुद्ध प्राथमिक उत्पादन। यानी उसने 100 यूनिट, जो हमारे पौधे थे उन्होंने 100 यूनिट आपकी ऊर्जा बनाई, उसमें से 40 यूनिट उसने श्वसन में इस्तेमाल कर दी, और जो बाकी बची आपकी 60 यूनिट, ये आपका कहलाएगा शुद्ध प्राथमिक उत्पादन, जो कि जो बाहर का वातावरण है, जो हमारा बाहर का एनवायरमेंट है, वो इस एनर्जी को यूज करेगा, जिसमें आपके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो किससे आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर से अपना भोजन बनाते हैं, वो सारे के सारे डिपेंड कितनी एनर्जी पर होंगे, 60 यूनिट एनर्जी उनके पास जाएगी। तो ये होता है बच्चों आपका प्राथमिक उत्पादन। चलिए, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा प्राथमिक उत्पादन किसे कहा जाता है, प्राइमरी प्रोडक्शन हमारा क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका सेकेंडरी प्रोडक्शन, यानी द्वितीयक उत्पादन, इसको समझते हैं। तो द्वितीयक उत्पादन हमारा क्या होता है, द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर स्टोर्ड बाय हर्बिवोरस एंड कार्निवोरस इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्शन, और द एनर्जी स्टोर्ड एट द कंज्यूमर लेवल व्हिच कैन बी यूज्ड बाय द नेक्स्ट फूड लेवल इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्शन। इट मींस आपका इसका मतलब क्या हो जाता है, इसको भी हिंदी में समझते हैं। शाकाहारियों तथा मांसाहारियों द्वारा संग्रहित जैविक पदार्थों की मात्रा को द्वितीयक उत्पादन कहते हैं। पहली डेफिनेशन तो हो गई आपकी ये, ठीक है। शाकाहारियों यानी जो आपके हर्बिवोरस है, और मांसाहारी जो आपके कार्निवोरस हैं, के द्वारा संग्रहित जैविक पदार्थों की मात्रा को सेकेंडरी प्रोडक्शन कहते हैं। उनके द्वारा जो खाया गया और जो बॉडी के अंदर उन्होंने क्या किया, उसको स्टोर्ड किया एनर्जी को, उसी को क्या कहते हैं आप, सेकेंडरी प्रोडक्शन कहते हैं। या उपभोक्ता स्तर पर संग्रहित होने वाली ऊर्जा जो अगले खाद्य स्तर के द्वारा उपयोग की जाए, द्वितीयक उत्पादन कहलाती है। या वो जो उन्होंने स्टोर किया था उसको अगले लेवल पर, नेक्स्ट जो आपका फूड लेवल पर जो है आपका, उस पर इस्तेमाल की जा सकती है, उसे आप क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्शन कह सकते हैं। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं आपको, बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक गाय है, ठीक है। तो गाय ने क्या किया, गाय ने घास को खाया, गाय ने क्या किया, घास को खाया। तो शाकाहारी है हमारी गाय, शाक खाती है, शाकाहार खाती है। तो गाय ने हमारा क्या खाया, घास को खाया। अब जब वो उस घास को खाती है तो उसकी बॉडी में जो हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो कौन हो गई, हमारी घास। तो उससे एनर्जी कहां गई, जो गाय है उसके पेट में गई। अब गाय के पास क्या है, गाय का जो पेट है उसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर्ड हुई, किस फॉर्म में, दूध की फॉर्म में। आपका गाय ने क्या किया, दूध को स्टोर किया, साथ ही उसकी बॉडी में क्या है, मांस भी बना है ना, बॉडी में क्या बना, उसके मांस भी जनरेट हुआ। तो इस तरीके से एक दूध स्टोर हुआ एनर्जी की फॉर्म में, और एक उसका मीट यानी मांस स्टोर हुआ एनर्जी की फॉर्म में। अब ये जो मांस है ये किसने खाया, मान लीजिए अब आपका जो टर्शरी आ जाता है, कंज्यूमर आ जाता है, जिसमें आपका जो हमारे कंज्यूमर होंगे। अब कंज्यूमर में क्या होगा, जो एनर्जी उसकी बॉडी में स्टोर की गई है दूध की फॉर्म में और मांस की फॉर्म में। जैसे दूध ह्यूमन ने पी लिया तो एनर्जी क्या है, अगले लेवल पर चली गई। यहां कहा गया है ना कि भाई संग्रहित होने वाली ऊर्जा, जो संग्रहित उसकी बॉडी में जो ऊर्जा संग्रहित हुई है, जो घास ने ऊर्जा ली थी, घास से जो ऊर्जा ली थी गाय ने, सॉरी, घास से जो गाय ने ऊर्जा ली थी वो उसकी बॉडी में क्या हो गई, स्टोर हो गई, संग्रहित हो गई, किस फॉर्म में, दूध की फॉर्म में और मीट की यानी मांस की फॉर्म में। अब दूध को किसने पिया, इंसान ने पी लिया, तो नेक्स्ट लेवल पर क्या है, एनर्जी चली गई, अगले स्तर पर उपयोग की गई। भाई जो बॉडी के अंदर स्टोर थी वो नेक्स्ट लेवल पर चली गई। तो इस तरीके से नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है एनर्जी। साथ ही मान लीजिए किसी जंगली जानवर है आपका, शेर हो गया, उसने क्या है, गाय को खा लिया, ठीक है। तो अब जो उसका मीट था वो कहां है, वो दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो गया आपका। तो इस तरीके से क्या होता है, शाकाहारी ने, गाय ने क्या किया, खाना खाया, खाना खाकर उसने ऊर्जा प्राप्त की, जो ऊर्जा उसे मिली वो स्टोर्ड हुई इसकी बॉडी में, किस फॉर्म में स्टोर्ड हुई, आपकी दूध की और मांस की फॉर्म में। तो यही है संग्रहित ऊर्जा की मात्रा, वही मात्रा क्या कहलाएगी, आपकी सेकेंडरी प्रोडक्शन कहलाती है। जो उसकी बॉडी के अंदर स्टोर्ड हुआ, जो दूध और जो मांस उसकी बॉडी में स्टोर्ड हुआ, वो आपका क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्शन है, द्वितीयक उत्पादन है। और यही द्वितीयक उत्पादन अगर नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा, यानी ये जो आपकी स्टोर्ड एनर्जी थी अगर अगले खाद्य स्तर पर चली गई, तो यही क्या कहलाएगा, आपका सेकेंडरी प्रोडक्शन कहलाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से सेकेंडरी प्रोडक्शन आपका जो है और अच्छा ये होता कैसे है, ये होता है आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर को खाने के बाद।
जब हमारा सेकेंडरी जो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर को खाता है, यानी घास, पत्ते, आपका पौधे, इनको जब खाएगा हमारा कंज्यूमर, तो उसकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी जाएगी वही आपकी सेकेंडरी क्या कहलाएगी, हमारे प्रोडक्शन कहलाएगी। आसान शब्दों में आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेकेंडरी प्रोडक्शन क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चों को अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आपकी क्लासेस बच्चों जल्द ही एनवायरमेंटल स्टडीज की काफी क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, हम टॉपिक वाइज यहाँ पर ले रहे हैं और इसके बाद आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक दो क्लासेस और रह जाएंगे आपकी, देन आपका 2-3 चैप्टर हैं वो तो हम 2-2 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। आपका एयर पोल्यूशन हो गया, आपका नॉइज पोल्यूशन हो गया, सॉइल पोल्यूशन हो गया, ये इतने बड़े टॉपिक आपके नहीं रहने वाले हैं। इसके अलावा का एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन हो गए, वो सब हम आगे कंप्लीट करेंगे बहुत जल्द। चलिए देखते हैं आपका इकोसिस्टम का संचालन, यानी रेगुलेशन ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र का संचालन किस तरीके से होता है उसको समझते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए किस तरीके से हमारा रेगुलेट होता है इकोसिस्टम। एवरी इकोसिस्टम फंक्शन अंडर कांस्टेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस, यानी इट मींस प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र नियमित पर्यावरणीय दशाओं में कार्य करता है। प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र जो है हमारा पारिस्थितिक तंत्र है वो नियमित पर्यावरणीय दशाओं में काम करता है। इट मींस जितना भी आपका इकोसिस्टम है, चाहे आपका लैंड इकोसिस्टम हो, आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, कोई सा भी इकोसिस्टम हो, वो एक नियमित पर्यावरण दिशाओं में काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जैसे कि मान लीजिए एक पॉन्ड है, एक तालाब है, ठीक है। अब उस तालाब के अंदर सूर्य का प्रकाश भी आ रहा है, उसके अंदर आपका जीव भी मौजूद है, जैसे आपका मछलियां हो गई, कॉकरोच, कीड़े मकोड़े, मतलब सारे जीव उसके अंदर मौजूद है। साथ ही आपका ऑक्सीजन लेवल भी मेंटेन हो रहा है जो आपका तालाब है उसमें। तो इट मींस आपका एक हेल्दी इकोसिस्टम बन के तैयार हो चुका है, एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम बन चुका है। अब ये जो बैलेंस्ड इकोसिस्टम है ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? आपका नियमित पर्यावरणीय दिशाओं में क्या करता है? ये बैलेंस्ड करता है। यानी अब जैसे मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ गया, मौसम का टेम्परेचर क्या है? बढ़ गया, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो शैवालों की मात्रा में कमी आ जाती है, और टेम्परेचर घट गया, सॉरी टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है, वृद्धि हो जाती है अगर तापमान में, तो शैवालों की संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है तालाब के अंदर। जैसे ही टेम्परेचर कम होता है, सर्दियों का मौसम आता है, तो टेम्परेचर जब कम होगा तो शैवालों की संख्या क्या हो जाती है? वृद्धि में उसकी कमी आ जाती है। लेकिन जो हमारा तालाब का इकोसिस्टम है, जो हमारे तालाब का जो आपका पारिस्थितिक तंत्र है, वो क्या है? किसमें आपका रेगुलेट करेगा? नियमित पर्यावरणीय दिशाओं में, यानी जो बाहर का एनवायरनमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि आपका टेम्परेचर हो गया, इसके अलावा आपका जो है ऑक्सीजन लेवल हो गया, ये उसी के आधार पर अपने आप को बैलेंस बनाए रखेगा, ना कि आपका जो शैवालों की संख्या बढ़ रही है टेम्परेचर के बदलने पर या घट रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये डिपेंड करेगा आपका कि जो हमारी नियमित पर्यावरणीय दिशाएं हैं, मतलब कि जो आपका तापमान है वो कितना रहेगा बाहर की साइड में, और जो आपका वाटर अंडर वाटर आपका जो लेवल है डिसॉल्व ऑक्सीजन का वो कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा बेसिकली इकोसिस्टम आपका। किसका? आपका तालाब का इकोसिस्टम। तो यही कहा गया है प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र नियमित पर्यावरणीय दिशाओं में काम करता है, यानी तालाब के अंदर जितने भी जीव मौजूद है वो तापमान और जो आपका पानी के अंदर जो हमारी ऑक्सीजन का लेवल है उसके आधार पर काम करेगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं, चाहे शैवाल बढ़ो चाहे शैवाल घटो, कोई परेशानी नहीं है, चाहे मछली 1 हो, 10 हो या 50 हो, ठीक है। तो वो क्या करता है? नियमित पर्यावरणीय दिशाओं में काम करता है। अगला देखते हैं, एनी चेंज इन द एनवायरमेंटल अफेक्ट द इकोसिस्टम, कोई भी बदलाव, यानी पर्यावरण में कोई भी बदलाव पारिस्थितिक तंत्र को क्या करता है? प्रभावित करता है। पर्यावरण के अंदर कोई भी आपका बदलाव हो रहा है वो क्या करेगा? आपके इकोसिस्टम को इफेक्ट करेगा। वो किस तरीके से करेगा? वो इस तरीके से करेगा, जैसे मान लीजिए बारिश होने लगी, किसी इलाके में बहुत तेज बारिश पड़ी और बहुत ज्यादा बारिश पड़ गई, हद से ज्यादा बारिश पड़ गई। अब क्या होगा? पानी का ठहराव होगा। अब जब पानी का ठहराव होगा तो वहां पर जो पेड़ पौधे मौजूद हैं तो वहां पर पानी जाएगा, तो मिट्टी के नीचे क्या होगा? हवा का लेवल घट जाएगा। मिट्टी के नीचे क्या होता है? हवा का लेवल क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा, जिससे क्या है? जड़ें जो है पौधों की वो गलने और सड़नी शुरू हो जाएंगी। और क्या होगा? जब पौधे की जड़ें गलनी शुरू हो जाएंगी तो पौधे क्या है? हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर है, प्राथमिक उत्पादक है। अब उनसे रिलेटेड जितने भी जीव हैं, जानवर हो गए, आपके कीड़े हो गए, जिनको उससे खाना मिलता है पौधों से, वो उनको नहीं मिलेगा। इट मींस पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्या है? आपका इफेक्ट हो जाएगा। रीजन क्या रहा? रीजन एक छोटा सा रहा कि बारिश पड़ी थी सर बहुत तेज। तो यही है, पारिस्थितिक तंत्र में कोई भी अगर पर्यावरणीय बदलाव होगा, जैसे कि बारिश हुई थी, तो पूरा का पूरा क्या हुआ? हमारा इकोसिस्टम आपका इफेक्ट हो गया। तो इसे ही कहा जाता है आपका पर्यावरण में कोई भी बदलाव पारिस्थितिक तंत्र को क्या करता है? प्रभावित करता है। नेक्स्ट देखते हैं, द इकोसिस्टम
trees to prevent any change. This is called homeostatic or ability to withstand change. यानी इट मीन्स आपका पारिस्थितिक तंत्र किसी भी बदलाव को रोकने की कोशिश करता है, इसे होम्योस्टैटिक अथवा पारिस्थितिक तंत्र को झेलने की क्षमता कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, जो हमारा इकोसिस्टम होगा किसी भी बदलाव को रोकने की कोशिश करता है। कोई भी बदलाव होता है, सडन चेंजेस होते हैं, उसको क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है। इसे होम्योस्टैटिक अथवा परिवर्तन को झेलने की क्षमता कहा जाता है। इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूं। जैसे कि अचानक से कोई एक जंगल है, उसमें क्या हुआ, अचानक से टेम्परेचर हाई हो गया, तापमान क्या हो गया, तापमान में वृद्धि हो गई। अब जब तापमान में वृद्धि हो जाती है तो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी जो पत्तियां होती हैं वो वाष्पीकरण करना शुरू कर देती हैं, ज्यादा मात्रा में वाष्पीकरण करती है, ताकि जो एनवायरमेंट का जो टेम्परेचर बढ़ा है उसको लेवल में लाया जा सके। और जितने भी जीव जंतु मौजूद होते हैं जंगल के अंदर, वो दिन में छाया के अंदर रहते हैं और रात में वो एक्टिव हो जाते हैं, रात में एक्टिव हो जाते हैं ताकि जो टेम्परेचर है उसको बैलेंस किया जा सके। तो इसमें क्या है, किसी भी तरह का जो बदलाव हुआ है, जैसे कि अचानक से टेम्परेचर का बदलाव हुआ, तो अब वो क्या कर रहे हैं, जितने भी वहां के पेड़ पौधे हैं, जो जीव जंतु हैं, वो उसको बैलेंस्ड करने का काम कर रहे हैं। तो वो किस हद तक उसको बैलेंस कर सकते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, होम्योस्टैटिक अथवा परिवर्तन को झेलने की क्षमता कहा जाता है। इसे ही क्या बोलते हैं, होम्योस्टैटिक कंडीशन कहते हैं। यानी जो पेड़ पौधे हैं आपके, वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं टेम्परेचर को, साथ ही जीव जंतु जो वहां पर मौजूद है वो भी क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंट में जो उनका इकोसिस्टम है उसमें मदद कर रहे हैं उसको बैलेंस्ड करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा होम्योस्टैटिक परिवर्तन कहलाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज, आपका परिवर्तन को झेलने की क्षमता को होम्योस्टैटिक पठार कहते हैं। परिवर्तन को झेलने की क्षमता को क्या कहते हैं, आपका होम्योस्टैटिक पठार कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है आपका, अगर वहां पर जो पेड़ पौधे मौजूद है, वहां पर जो जानवर मौजूद है, अगर वो उस लेवल तक सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, मान लीजिए टेम्परेचर उस लेवल पर गया जहां पर उन्होंने उसको बैलेंस कर लिया, इट मींस नेगेटिव मैकेनिज्म आपका स्टार्ट हो जाता है। तो आपका क्या है, इसे होम्योस्टैटिक पठार कहते हैं, जो कि एक आपका नेगेटिव बनता है और एक आपका पॉजिटिव इंपैक्ट दिखाता है। नेगेटिव में उसको बैलेंस्ड कर लिया जाता है, अगर पॉजिटिव की बात करूं तो पॉजिटिव में भयंकर परिणाम आपके आ जाते हैं। जैसे कि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया तो पेड़ पूरी तरीके से क्या है, सूखने शुरू हो जाएंगे और किसी भी तरीके से रिकवर नहीं हो पाएंगे, सूखा जाएगा और जंगल क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तनाव की स्थिति में ऋणात्मक फीडबैक मैकेनिज्म को संतुलित स्थिति में लाने के लिए कार्य आरंभ करता है, परंतु होम्योस्टैटिक पठार से बाहर जाते ही धनात्मक फीडबैक मैकेनिज्म शुरू हो जाता है, जो तनाव को और भी बढ़ाकर जीव की मृत्यु का कारण बन सकता है। इट मींस ये पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, इसको एक और दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है, ठीक है। अब अचानक से क्या हुआ, धूप बहुत तेज हो गई, धूप तेज हो गई तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा तो हमारी बॉडी के अंदर एक नेगेटिव आपका फीडबैक मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम, पसीना आना, स्वेटिंग हो जाना, है ना। तो पसीना आना शुरू हो जाएगा, तो पसीना क्या करता है, बॉडी को ठंडा करने की कोशिश करेगा। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या करेगा, जो पसीना आ रहा है हमें, वो क्या करेगा, बॉडी को ठंडा करने की कोशिश करेगा। लेकिन टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि आपका पॉजिटिव, जो आपका धनात्मक मैकेनिज्म है वो स्टार्ट हो जाए, जो हमारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, अगर वो स्टार्ट हो गया तो क्या होगा, पसीना भी नहीं आएगा, पसीने को वो क्या करेगा, रोक देगा। टेम्परेचर इतना हाई हो गया कि पसीना भी आना बंद हो गया। अब क्या होगा ऐसी स्थिति में, तो हालात बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे। जब पसीना नहीं आएगा बॉडी को, तो बॉडी क्या हो जाएगी, आपकी बॉडी को हो जाएगा हीट स्ट्रोक, और जब बॉडी आपकी हीट स्ट्रोक हो जाएगी तो आपकी मरने के चांसेस हाई हो जाएंगे, यानी मृत्यु का कारण बन जाता है। यही कहा गया है, जब भी तनाव की स्थिति में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को संतुलित स्थिति में लाने के लिए कार्य आरंभ करता है, परंतु होम्योस्टैटिक पठार से बाहर जाते ही पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है, जो तनाव को और भी बढ़ाकर जीव की मृत्यु का कारण बन जाता है। यानी अगर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम नहीं कर पा रहा है, टेम्परेचर हाई हो चुका है, यानी कहने का मतलब यह है आपका जो पठार है, पठार की स्थिति से बाहर चला गया है, होम्योस्टैटिक स्थिति से आपका बाहर चला गया है, तो क्या होगा, पॉजिटिव एक्टिवेट हो जाएगा और वो आपके लिए हानिकारक होगा और जीव की मृत्यु का कारण बन जाएगा। तो बच्चों, ये था आपका रेगुलेशन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किस तरीके से रेगुलेट करता है और आपका प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोटेक्शन क्या होता है, आज के लेक्चर में हमने आपका ये पढ़ा। आई होप आप सभी को लेक्चर पसंद आया होगा, सभी को समझ में भी आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आएगा। सभी बच्चे कमेंट में यस लिखिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे और इसी तरह के इंटरेस्टिंग लेक्चर में। बच्चों, मेहनत करते रहिए, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।
आज के लिए इतना ही, थैंक यू।